नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू आज फिर कक्षा 10वीं में एक बार फिर हाजिर हूँ और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में रोज़गार कौशल के अंतर्गत इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल, सत्र 1 उद्यमशीलता और समाज का भाग 2। जैसे कि हमने पिछले सत्र में जाना था, उद्यमशीलता और समाज कि उद्यमशीलता और समाज के बारे में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या सोच होती हैं लोगों की, उनके बारे में। और उसके साथ साथ हमने जाना था कि जो एक उद्यमी है वो ऑलराउंडर होता है। वो चारों ओर सोचता है, चारों ओर देखता है कि भाई कहाँ पे क्या बिजनेस है, कहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। और एक सफल जो उद्यमी होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में हमने जाना, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखी थी। उसके बारे में हमने लास्ट में देखा था कि नीड्स, वांट्स और डिज़ायर, नीड्स, वांट्स और डिमांड्स, इनके बारे में हमने जाना था, ठीक है। नीड्स मतलब कि एक जो एंटरप्रेन्योर है उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, और जो कस्टमर है जो उस प्रोडक्ट को या उस सर्विसेज को लेना चाह रहा है उसकी क्या क्या नीड्स हैं, उसके बारे में हमने जाना था। वांट्स मतलब कि कस्टमर क्या चाहता है, जो उसकी ज़रूरत है उसमें क्या क्वालिटी चाहता है, उसमें क्या रेट्स चाहता है, उसमें क्या और अदर चीज़ें ऐड ऑन करना चाहता है। तो यहाँ चाहने की बात आ रही, वांट्स, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है कि वो जो अभी तक प्रोडक्ट्स बना रहा था उसमें क्या क्या एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था, उसमें उसने फ्लेवरिंग करने का सोचा, फ्लेवरिंग करना चाहा, वो काम कर दिया, राइट। देन डिमांड्स, उसके बाद कस्टमर की कितनी डिमांड्स उस प्रोडक्ट के लिए आ रही है या उस सर्विसेज के लिए आ रही है। अभी बहुत सारी टैक्सी सर्विसेज चलती हैं कि अगर आपको कहीं जाना है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह, तो आप क्या करते हो, गाड़ी बुक कर लेते हो, राइट। तो वो सर्विसेज, उसमें क्या डिमांड्स नहीं आ रही हैं, GPS ट्रैक होती है, बिल्कुल होती है। उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि उसमें क्या क्या ऐड हो सकता है या ऐड करना चाहिए, क्या डिमांड्स लोगों की आ रही हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जाना, ठीक है। अब हम जानते हैं कि उद्यमी जो अपना व्यापार चलाते हैं वो क्या क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्राहक आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। स्थानीय सामग्री का उपयोग करें। उसके बाद समाज की मदद करें, नौकरियां उत्पन्न करें, धन का बंटवारा, उत्पादों की कम कीमत, और इसमें फिर एक कहानी भी है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं ग्राहक आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट कस्टमर नीड्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्या स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ठीक है। क्या इनिशियल लेंगे और क्या लास्ट में आप वर्कआउट करेंगे, ठीक है। मांग या डिमांड का मतलब एक ऐसा उत्पाद या सेवा है जिसे लोग चाहते हैं, ठीक है। उद्यमी यह पता लगाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, फिर वे अपनी रचनात्मक का उपयोग कर एक व्यापारिक विचार के साथ कार्य करते हैं, ठीक है, जो उस मांग को पूरा करेगा। मतलब कि सबसे पहले जो एक एंटरप्रेन्योर है वो क्या करते हैं, डिमांड्स को जनरेट करते हैं, जो मांग है कस्टमर की उसको जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, जब मांग जनरेट हो गई, डिमांड्स उनकी आ गई, मतलब कि कस्टमर को ये इस चीज़ की ज़रूरत है, इस उत्पाद की ज़रूरत है या इस सर्विसेज की ज़रूरत है, ठीक है। ये किसको पता लगना बहुत ज़रूरी है, एक एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि वो वहाँ पे सर्विस या प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि कस्टमर को ये ज़रूरत है, जब कस्टमर को डिमांड्स आएगी मार्केट में कि कस्टमर को ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए हैं।
उद्यमी यह पता लगाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। जो एक सफल उद्यमी होते हैं, एक जो सक्सेस एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो हमेशा इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि एक्चुअल में वो जो सर्विसेज दे रहे हैं या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट, वो कस्टमर के लिए फ्रूटफुल है या नहीं, कस्टमर के लिए वो लाभदायक है या नहीं। इस तरह की मांग को वो देखते रहते हैं, ठीक है, और कस्टमर के टच में भी रहते हैं, ठीक है। फिर भी अपनी रचनात्मकता का उपयोग एक व्यापारिक विचार के साथ करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटीज़ जो आइडियाज़ होते हैं उनको वो अपने बिजनेस के साथ में साझा करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर है स्थानीय सामग्री का उपयोग करें। उद्यमी कम लागत पर उत्पाद बनाने के लिए सामग्री और उनके आसपास उपलब्ध लोगों का उपयोग करते हैं। मतलब कि स्थानीय सामग्री का उपयोग करें। जैसे कि अभी आपने बार बार सुना होगा कि हमें बाहर का माल नहीं खरीदना है, हमें चीन से कोई चीज़ें नहीं खरीदना है, राइट। हमें अपने भारत में ही जो उत्पादन करना है, जो प्रोडक्ट बनाना है, उसका जो मटेरियल है हमें भारत से ही लेना है, राइट। इसी तरह से स्थानीय लोगों की मदद करें, स्थानीय लोगों से स्थानीय सामग्री का उपयोग करें, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अगर किसी को सोयाबीन का उत्पादन आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो लोग रिफाइंड ऑयल का काम कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल बना रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मध्य प्रदेश के ग्राहक से ही सामग्री खरीदेंगे। सोयाबीन उनको पता है मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में उनको ज़्यादा सरल होगा, क्योंकि उनको प्रोडक्ट बाहर से नहीं मंगाना है। उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो यातायात में उनका जो खर्चा लगेगा वो नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में ही वो सामग्री मिल रही है। तो क्या करना है, स्थानीय सामग्री का उपयोग करें। उद्यमी कम लागत पर उत्पाद बनाने के लिए सामग्री और उसके आसपास उपलब्ध लोगों का उपयोग करें, ठीक है। मतलब कि जो आपके आसपास लोग हैं, ठीक है, जो जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, आप उनका उपयोग करें। ऐसा नहीं कि आपने कोई एक टीम बाहर से ही मंगा ली, तो क्या होगा, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको एक रोज़गार जनरेट होगा, उनको रोज़गार मिलेगा, उनकी जीविका चलेगी, ठीक है। एंड तीसरा देखते हैं, समाज की मदद करें, हेल्प सोसाइटी। उद्यमियों का समाज के साथ सकारात्मक संबंध है। कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, उसका जो सोसाइटी के साथ कनेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। वे समाज को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियों के जरिए मुनाफा कमाते हैं। मतलब कि वो समाज में कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे समाज के लिए लाभ मिले और वो उसका प्रॉफिट कमा सकें, वो उसका लाभ कमा सकें, ठीक है। कुछ उद्यमी पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम करते हैं, कुछ स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पैसा देते हैं। इस तरह लोग और उनके आसपास के क्षेत्र बेहतर हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कैंपेन चलते हैं आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए। आपके यहाँ जो पेड़ पौधे लगे उनको हरा भरा बनाए रखने के लिए देखा होगा बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं जो कि बोलते हैं कि आप हमसे पौधे लेके जाओ और आप वृक्षारोपण करो, ठीक है। तो वो एक प्रकार की मदद कर रहे हैं समाज की। क्यों? उस सोसाइटी की मदद करने से क्या होगा, आपका जो वातावरण है वो कैसे रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, राइट। इसी तरह से पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम करते हैं। कुछ स्कूल्स और अस्पताल बनाने के लिए पैसा देते हैं। मान के चलो कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक भी अस्पताल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है, तो कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मिल बांट के इकट्ठा पैसा करते हैं, फंड को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर एक हॉस्पिटल को ओपन करवाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। और जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं या कोई NGOs होते हैं, कुछ फाउंडेशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनसे मिलके वो उस जगह पे क्या कर देंगे, हॉस्पिटल्स या स्कूल्स ओपन करवा देते हैं। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर या तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल है या हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल है, या वहाँ पे लाइक मिडिल स्कूल के बाद स्कूल ही नहीं है और बच्चों को दूसरी जगह जाना पड़ता है, राइट। तो इस तरह के काम कुछ लोग करते रहते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, नौकरियां उत्पन्न करें, क्रिएट जॉब्स,
ठीक है, नौकरियां उत्पन्न करें। ठीक है, उद्यमी एक व्यवसाय के विकास के साथ अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए सजग होते हैं। वे अधिक सामग्री खरीदते हैं और अधिक लोगों से खरीदते हैं। वे अपने लिए काम करने के लिए अधिक लोगों को भी नियुक्त करते हैं। ऐसे में ज़्यादा लोगों के पास नौकरियां होती हैं। जॉब्स क्रिएट करना, नौकरियां उत्पन्न करना, मतलब कि एक उद्यमी है जिसने सपोज मान के चलो कि एक बिस्किट्स की फैक्ट्री डाली। ठीक है, एक बिस्किट्स बनाने की या बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने का एक यूनिट डाला। अब उसको पता है कि उसको मैन पावर की ज़रूरत है, उसको फिनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब कि उसको पैसों की भी ज़रूरत है। ठीक है, उसको मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने की भी ज़रूरत है, बनाने के लिए उसको कुक भी चाहिए है। तो इससे क्या होगा, जब किसी एक व्यक्ति ने अगर कोई एक यूनिट खोली जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, चाहे वो बेकरी प्रोडक्ट केक हो, चाहे वो पिज़्ज़ा बेस हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, कुकीज़ हो, कुछ भी जो वहाँ पे वेट कर रहा है, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, उसको कुक की ज़रूरत होगी, उसको जो सामान बेच रहा है उसकी जो बिलिंग करना रहेगी, उसको एक फिनांस की ज़रूरत होगी कि जो पूरा पैसों का लेन देन देखे, पूरा पैसों का लेखा जोखा देखे। उसको एक सेल्समैन या मार्केटिंग पर्सन की ज़रूरत होगी जो मार्केट में जाके उसके प्रोडक्ट को लेके जाए, मतलब कि उसकी मार्केटिंग करे, और एक सेल्समैन जो उस प्रोडक्ट को वहाँ पर बेचे। ठीक है, उसके बाद उसको हाउसकीपिंग की भी ज़रूरत होगी क्योंकि उसको रख रखाव को भी मेंटेन करना है, उसको क्वालिटी का भी कोई रखना पड़ेगा। जो वहाँ के जो मेज़रमेंट होंगे कि कौन से प्रोडक्ट में, कौन से उत्पाद में कितना मेज़रमेंट सामान का लगेगा, कि इस चीज़ में इतना मेज़रमेंट रहेगा, इसमें इतना ये चीज़ डलेगी, इसमें ये चीज़ इतनी डलेगी। तो एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी किसी को रखना पड़ेगा। मतलब कि जब कोई एक व्यक्ति एक यूनिट को शुरू कर रहा है तो वहाँ पे उसको एन नंबर ऑफ जॉब्स वहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, लाइक बहुत सारी वैकेंसीज वहाँ पे हो रही हैं उत्पन्न। ठीक है, तो इस तरह से नौकरी उत्पन्न करें। देन धन का बंटवारा, शेयरिंग ऑफ वेल्थ। यहाँ धन से मतलब पैसों का बंटवारा नहीं है, यहाँ धन मतलब वेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, धन का अर्थ आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन होना। जैसे जैसे उद्यमी अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं, उनके लिए और संबंधित व्यवसायों में काम करने वाले लोग भी आगे बढ़ते हैं। अरे एक बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन जीने के लिए अधिक पैसा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे धन का अर्थ क्या है कि आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन होना। अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मेरी आरामदायक चीज़ें यही है कि मेरे पास घर होना चाहिए, 2 टाइम की रोटी प्रॉपर मिलना चाहिए, बच्चों को कपड़े मिलना चाहिए और एक जीवन इसी तरह से चलते रहना चाहिए, मतलब कि उसको पर्याप्त धन की ज़रूरत क्या है, उसका रोटी, उसका कपड़ा, उसका मकान, उसके बच्चों की सेहत। ठीक है, इसके बाद सभी लोगों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, सभी लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं धन के मामले में। जैसे जैसे उद्यमी अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं, उनके लिए और संबंधित व्यवसायों में काम करने वाले लोग भी आगे बढ़ते हैं। मतलब कि जैसे जैसे उद्यमी अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, कि जिसने बेकरी का एक यूनिट ओपन किया था, ठीक है, उसमें इससे वो क्या करते थे, काउंटर सेल करते थे या मार्केट में सेल करते थे। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, उसी यूनिट को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, किसी और जगह भी उसी का एक और यूनिट ओपन कर लिया। मतलब कि उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ा लिया, क्योंकि उन्होंने पहले एक यूनिट खोली थी, उसके बाद दूसरी यूनिट भी उन्होंने कहीं ओपन कर ली, या उसी प्रोडक्ट को वो किसी दूसरे शहर में भी बेचना स्टार्ट कर दिए। इस तरह से क्या हो गया, धन का बंटवारा। उत्पादों की कम कीमत, लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी 2 टाइप्स प्राइस होती है, हायर प्राइस एंड लोअर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो उत्पादों की कम कीमत। जैसे जैसे अधिक उद्यमी एक ही उत्पाद बेचते हैं, उत्पाद की कीमत कम होती जाती है। उदाहरण के लिए, जब भारत में अधिक मोबाइल फ़ोन बेचे जा रहे थे तो अब फ़ोन की लागत कम हो गई। ठीक है, मतलब कि यहाँ बात ये हो रही है कि पहले तो फ़ोन की कीमत बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मोबाइल आना स्टार्ट हो गए, मोबाइल फ़ोन। जब मोबाइल फ़ोन आना स्टार्ट हुए तो क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन की कीमत ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम आज के दिनों में देखें
तो मोबाइल फ़ोन हर किसी व्यक्ति के पास होगा। और जब मोबाइल फ़ोन की कीमत बढ़ी तो क्या हुआ, जो फ़ोन थे, जो घर पे फ़ोन लगे रहते थे, लैंडलाइन फ़ोन्स, उनकी कीमत कम हो गई, राइट। आजकल सिर्फ आपने देखा होगा जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर एक्सटेंशंस होते हैं कि एक ही ऑफिस में अगर 10 डिपार्टमेंट हैं, 10 अलग अलग डिवीज़न्स हैं, 10 अलग अलग लोग बैठे हैं अलग अलग पोजीशंस के, तो मे बी हो सकता है उन 10 लोगों के पास अलग अलग फ़ोन रखे होंगे। कौन से? लैंडलाइन फ़ोन्स। क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति को कॉल करना है और अगर उसका मोबाइल फ़ोन बिज़ी आ रहा है तो वो डायरेक्टली क्या एक्सटेंशन डायल करते हैं कि अगर 101 एक HR डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसका नंबर है, तो हो सकता है 102 सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर हो, 103 मार्केटिंग का हो, राइट। तो इस तरह से कम लागत पर उत्पादों को बेचना, जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, जब उन्होंने बेकरी आइटम शुरू किए उस टाइम उन्होंने केक का प्राइस सपोज़ बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उनका जो बेचना, जो सामान का जो उत्पादन है वो ज़्यादा होने लगा क्योंकि वो बल्क में बिकने लगा। और जब बल्क में बिकने लगता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस जो उत्पाद है उसको वो कम कीमत पर बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि लोगों को फ़ायदा होता है और वो भी अपना प्रॉफिट कमाते हैं। क्योंकि वो पहले यूनिट कम बेचते थे, अब वो यूनिट्स ज़्यादा बेचने लगे, तो इसलिए उनको उसमें फ़ायदा होने लगता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कहानी है भारती की कहानी जो पढ़कर समाज में उद्यमियों की भूमिका के बारे में जाने। ठीक है, भारती की कहानी क्या है? ज्वेलरी क्वीन। भारती दी ज्वेलरी क्वीन। भारती बिहार की एक युवती है। उसके क्षेत्र में कई लड़कियों को झुमके बनाना पसंद है। वह एक किसान से जूट खरीदती है और उससे कान की बालियां बनाती हैं। उसके व्यवसाय को मानवीय प्राकृतिक हस्तशिल्प कहा जाता है। वे देखती हैं कि उसके गांव में अधिकांश महिलाएं काम नहीं करती, इसीलिए वे अपनी मदद के लिए 2 महिलाओं को काम पर रखती हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बात हो रही, एक जो भारती है वो बिहार की रहने वाली हैं। ठीक है, उनके क्षेत्र में कई महिलाएं हैं जो झुमका पहनना पसंद करती हैं। मतलब कि उन्होंने वहाँ की आवश्यकता को जाना कि उनके क्षेत्र में जो रहने वाली महिला है वो क्या झुमका पहनती हैं। वह एक किसान से जूट खरीदती है और उसी से कान की बालियां बनाती है। मतलब कि वो जिस जगह रहती है वहाँ किसी किसान से जूट खरीदती है और उनकी बालियां बनाना शुरू करती है। ठीक है, और बालियां बनाती हैं। उसके व्यवसाय को प्राकृतिक हस्तशिल्प कहा जाता है। उनके व्यवसाय को क्या कहा जाता है? मानवीय प्राकृतिक हस्तशिल्प। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है कि जो लोग हाथ से बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, विज्ञान मेले लगते हैं, बहुत सारी जगह इस तरह की शॉप्स लगती हैं जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ सिर्फ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बनाती है। वे देखती हैं कि उसके गांव में अधिकांश महिलाएं काम नहीं करती हैं। ठीक है, वो क्या देखती है कि उसके गांव में जो महिलाएं हैं अधिकांश वो काम नहीं करती हैं। तो उसने क्या किया, अपने साथ 2 महिलाओं को रख लिया। मतलब कि 2 महिलाओं को वहाँ पे क्या हो गया, रोज़गार मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे उसका कार्यदेश बढ़ने लगा वो जूट और अधिक मात्रा में खरीदती और अपने काम के लिए 3 और महिलाएँ काम पर रख ली। जूट उगाने वाले किसान और उसके लिए काम करने वाली महिलाएं अब अधिक पैसा कमाती हैं। वे अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने में सक्षम है। मतलब कि जैसे जैसे उसकी डिमांड्स बढ़ती गई, लोगों की मार्केट से उसको डिमांड्स आती रही कि उसके जो झुमके और जो बालियां बनाने वाला काम कर रही है वो बहुत अच्छा है, तो वो क्या करते हैं अपने साथ और महिलाएं बढ़ा लेती है। तो क्या 2 की जगह 3 महिलाओं को और रोज़गार मिल जाता है, 5 महिलाओं को मिल जाता है। इस तरह से वो बढ़ता जाता है और जूट भी खरीदने का काम वो कंटिन्यू करती रहती है। क्या आपको लगता है कि भारती एक उद्यमी है? उसकी कहानी पढ़ें और तालिका 1.4 में प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर पर टिक करें। मतलब कि यहाँ पे आपको एक क्या दिया गया है, एक तालिका दी गई है। ठीक है, आपको जिसमें अभ्यास करना है। उस अभ्यास में क्या कि भारती के व्यवसाय के बारे में प्रश्न है कुछ और उसके विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भारती अपने गाँव में किस मांग की पहचान की। ठीक है,
तो भारती ने अपने आसपास के क्षेत्र में किस चीज़ को जाना कि वहाँ पर झुमके पहनने वाली महिलाएं अधिक हैं। ठीक है, तो विकल्प दिए हैं, उसके गांव में लोग जूट चाहते हैं, उसके क्षेत्र में लड़कियां बालियां पहनना पसंद करती थीं, ग्रामीण अधिक पानी चाहते थे। मतलब कि उत्तर हो जाएगा कि उसके क्षेत्र की जो लड़कियां हैं वो बालियां पहनना पसंद करती थीं। ठीक है, इसका आपका खा सही हो जाएगा। भारती ने किस स्थानीय संसाधन का उपयोग किया? स्थानीय संसाधन, जैसे अभी हमने पिछले बार पढ़ा था कि हमें स्थानीय सामग्री का उपयोग करना है, राइट। तो भारती ने कौन सा स्थानीय संसाधन का उपयोग किया? वो था जूट। ठीक है, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत नहीं थी, रेत की ज़रूरत नहीं थी, उसने जूट का उपयोग किया जो कि स्थानीय संसाधन था, वो उसको बहुत ही आसानी से उसके क्षेत्र में मिल रहा था। उसके बाद है, भारती अपने गांव के विकास में कैसे मदद कर रही थी? स्थानीय किसान से जूट खरीदकर जो अधिक पैसा कमा सकते थे, स्थानीय महिलाओं को रोज़गार पैदा करके, और दोनों क्योंकि वो एक तो ये कि स्थानीय किसानों से वो जूट खरीद रही थी, तो वहाँ के जो किसान हैं उनको भी लाभ हो रहा था, क्योंकि उनको उस जूट को बेचने के लिए किसी दूसरी जगह पर नहीं जाना पड़ता था। जब दूसरी जगह पर नहीं जाना पड़ता था तो उनको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो उनको माल को ले जाने का जो पैसा लगता था, वो वहाँ पे नहीं लग रहा है। तो स्थानीय जो किसान है उनको वहाँ पे फ़ायदा हो गया। ठीक है, एंड भारती को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसको जो जूट खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता, वो जूट उसको वहीं मिल रहा था। तो उसका एक तो टाइम टेकिंग, मतलब टाइम की बचत भी हो रही थी। समय की कैसे बचत हो रही थी? क्योंकि उसको दूसरे अगर जगह जाना पड़ता तो उसको एक दिन पहले सोचना पड़ता कि कहाँ से माल मिलेगा, कहाँ से खरीदेंगे, कैसे जाएंगे, कौन सा साधन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्थानीय किसान को भी फ़ायदा मिला और वहाँ के आसपास की महिलाएं हैं उनको भी रोज़गार मिला, इसलिए दोनों इसके आंसर सही है। तीसरा है, उसके चौथा पढ़ते हैं, बेनौकरियां के और अधिक अवसर कैसे पैदा कर रही थी? ठीक है, बिना नौकरी के महिलाओं को बालियां बेचकर, स्थानीय किसान से जूट खरीदकर, स्थानीय महिलाओं को रोज़गार प्रदान करके। नौकरियों के अधिक अवसर कैसे प्रदान कर रही थी? वो स्थानीय महिलाओं को रोज़गार प्रदान करके अधिक अवसर पैदा कर रही थी। क्यों? जब उसको डिमांड्स आ गई कि लोग बालियां पहनना बहुत पसंद कर रहे थे, उसने जो बनाना स्टार्ट किया तो लोगों की डिमांड्स आने लगी। तो उसने क्या किया, जब 2 महिलाएं काम कर रही थी तो उसमें उसका काम जो पूर्ति है काम की वो पूरी नहीं हो रही थी, उसने अपने साथ 3 महिलाएं और रख ली, राइट। इस तरह से उसने अपना रोज़गार के अवसर को पैदा किया। ठीक है, हमने पढ़ा कि उद्यमी अपने आसपास के समाज के विकास में कैसे मदद करते हैं। ठीक है, अब इसे स्वयं आजमाएं। मतलब कि आपको ये देखना है कि एक जो सफल व्यापारी होता है, हम बार बार सफल व्यापारी की बात करें, एक उद्यमी की बात कर रहे हैं और एक सफल उद्यमी की बात कर रहे हैं, राइट। जो हमेशा कुछ नए थॉट के साथ में काम करता है, कुछ नए विचारों के साथ में काम करता है, एक अलग तरीके से उस काम को करता है। जो एक व्यापारी करता है, जो एक व्यवसायी करता है और एक जो उद्यमी करता है, दोनों में बहुत अंतर होता है कार्य करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ इसमें अभ्यास दिए गए हैं, आपको उन गतिविधियों के बारे में भी पढ़ना है, कुछ समस्याएं हैं, व्यापारिक विचार हैं और इसे स्कूल में कैसे मदद मिलेगी। ठीक है, आपको इनके बारे में भी जानना है। उसके बाद कुछ सही गलत हैं कि उद्यमी बाजार में रोज़गार पैदा कर सकते हैं, कुछ सत्य असत्य हैं। बिल्कुल उद्यमी जो है वो बाजार में रोज़गार पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि इस सत्र में आपने क्या क्या सीखा। ठीक है, एक विषय संबंधी प्रश्न है कि उन तरीकों को सूचीबद्ध करें जिनमें एक उद्यमी किसी समाज को प्रभावित करता है। मतलब कि एक जो एंटरप्रेन्योर है वो किस तरह से प्रभावित करता है समाज को, ऐसे कौन से काम करता है, ऐसा कौन सा नवाचार करता है जिससे कि समाज को क्या होता है, समाज प्रभावित होती है। हो सकता है किसी ने एक यूनिट डाली जिसमें वो उसी स्थानीय लोगों को रोज़गार दे रहा है, इससे समाज प्रभावित होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि लोगों को अपने स्थानीय क्षेत्र में रोज़गार मिल रहा है, उनकी जीविका चल रही है, राइट। उसके बाद में इस सत्र के पूरा होने के बाद आपने क्या सीखा। ठीक है,
तो इस चीज़ के बारे में भी आपको समझना है। आपको एक प्रश्न दिया हुआ है कि उद्यमियों की भूमिका की पहचान करना और जानना कि वे समाज के किस विकास में कैसे मदद करते हैं। ठीक है, मतलब कि उद्यमियों की क्या भूमिका है, इसकी पहचान करना और जानना कि भी समाज में विकास में कैसे मदद करते हैं। तो आज हमने यहाँ पे सत्र 1 का भाग 2 कंप्लीट किया। अब हम अगले सत्र में पढ़ेंगे सत्र 2, एक उद्यमी की योग्यता और कार्य। ठीक है, क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कि एक एंटरप्रेन्योर की क्या योग्यताएं होती हैं, क्या उनका कार्य होता है, इसके बारे में अब हम अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, जब तक आपको जो अभ्यास दिए गए हैं, जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, आप उनको नोट डाउन कीजिए, उनके आंसर्स लिखिए और आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे उसके बारे में पूछिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रायोगिक कार्य, अभ्यास कार्य आप घर पर कीजिए और अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, जब तक कि आप नेक्स्ट सत्र पढ़ेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।